मालपुरा के लोगों का क्या है दर्द? हमें तो यहाँ मजबूर बस यहाँ से पलायन करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। क्यों लगे पलायन के लिए मजबूर होने के पोस्टर? अगर वार्ड नंबर 12 और 21 के लोग पलायन करेंगे तो वार्ड नंबर 19 और 20 के लोग भी पलायन की स्थिति में आ जाएंगे। लोगों को क्यों हुआ खतरे का अंदेशा? हमारे बच्चे बच्चियों का, हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। आवारागर्दी करते रहते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता प्रशासन। पीएम सीएम से क्यों की सुरक्षा की मांग? इससे इतना पीड़ित हो गया कि हमें वहाँ रहना मुहाल हो गया। हम इतने असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग रहे हैं कि हमें वहाँ से मजबूरन पलायन करना पड़ेगा। प्रशासन ने खारिज किए पलायन और असुरक्षा के आरोप। पूर्णतया मिथ्या, निराधार और भ्रामक खबर है। वहाँ पे कोई भी असुरक्षित नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाकर एक जो गंदगी फैलाने की कोशिश करी, उनके खिलाफ हम 108 में इस्तिगासा भी पेश किया और उनके खिलाफ हम मजबूती से और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। पलायन के पोस्टर की कहानी कितनी सही, कितनी बेमानी? देश हुआ बेगाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रिपोर्ट आपने सुनी और इस पर बहस के साथ हमारा जो पैनल है उससे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राखी राठौड़ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, असगर अली साहब हैं, आप नायब काजी हैं, शशि जैन हमारे साथ मालपुरा से जुड़ रही हैं और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बहस में हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शशि जैन मैडम, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। दुनिया में कानून का राज है। अगर मालपुरा में ज़मीनों की, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त एक समुदाय विशेष के द्वारा की जा रही है तो क्या खतरा सता रहा है आपको? शशि जैन, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों आपको खतरा महसूस हो रहा है? शशि जी, क्या खतरा महसूस हो रहा है, बोलिए। कॉल ऑन होल्ड। ठीक है, प्रॉपर्ली जब आप कनेक्ट होंगे तब मैं आपके पास वापस आऊंगा। राखी राठौड़, आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी इस मुद्दे पर पैरोकार है मालपुरा के लोगों की और उन लोगों की जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि साहब हमको तो गांव छोड़ने के ऊपर, पलायन करने के ऊपर मजबूर होना पड़ रहा है जी। क्यों लगता है आपको ऐसा कि देश में, प्रदेश में, हमारे आसपास के शहरों में ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं कि लोग पलायन करने लगेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने जेपी शर्मा जी की जो स्थिति आज राजस्थान के अंदर है, इस तरह के दिन जो है राजस्थान ने कभी मैंने कहा नहीं, मैंने सवाल उठाया कि आपको क्यों लगता है ऐसा। सर, आप पूरा रिकॉर्ड देखिए। आपने ही, आपके ही न्यूज चैनल पे आज दिन में चल रहा था कि लगभग एक कॉलोनी पूरी खाली हो चुकी है। 250 घरों ने अपने घर के बाहर जो पोस्टर्स, बैनर्स लगाए, उसको पुलिस आज हटाने आ गई। पुलिस को करना क्या चाहिए था? उन लोगों को पाबंद करना चाहिए था जिन जो कि परेशान कर रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों को, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने बैनर हटाने का काम किया। और निश्चित तौर पे ये काम तभी हो सकता है तब जबकि राज्य सरकार या तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल हो या फिर एक समुदाय विशेष पर उनका एक बड़ा संरक्षण जो है वो उनको प्राप्त हो। और मुझे लगता है राजस्थान के अंदर ये दोनों ही बातें सही है। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति राजस्थान के अंदर ऐसी है, और आपने देखा सीरीज है बहुत सारे इंसिडेंट्स की जिसमें कि इस समुदाय विशेष से अगर कोई काम होता है तो कभी भी जो सरकार है उसकी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। और वही कारण है कि आज जो स्थिति मालपुरा के अंदर बैठी है, आपने देखा बहुत सारे बच्चों का भी इंटरव्यू आपने देखा, बच्चियों ने भी कहा कि किस तरह से अश्लील हरकतें की जाती हैं उन बच्चियों के साथ में। और अगर ऐसी स्थिति होगी तो शर्मा जी कोई भी वहां से निकलने के लिए काम करेगा। और पुलिस को अगर मान लीजिए पाकिस्तान या तालिबान का झंडा वहां लगा होता तो हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन जाकर के हमने उस बैनर पोस्टर को हटाया। ये गलत चीज है। ठीक है, मैं 2-3 बातें साफ कर देता हूँ। पहली बात तो यह है, आपने कहा कि दिन भर में हमने इस खबर को दिखाया। अगर किसी एक व्यक्ति की भी आवाज़ हो, एक व्यक्ति की भी ग्रीवेंस हो तो मीडिया का उसको दिखाने का फर्ज है। या बहुत सारे लोगों की कॉमन आवाज़ थी तो हमने उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी बात, हम इस बहस को कर रहे हैं, किसी बात को सच या झूठ मान करके हम पहले से ही इस बहस में नहीं बैठे हैं। अगर अफवाह की वजह से डर है, अगर जायज़ डर है, जैसी भी स्थिति है उसकी तह तक पहुंचना और उसकी तह तक पहुंचाना लोगों को हमारा फर्ज है। हम इसलिए इस बहस कराएं। एक निवेदन करना चाहूंगा। अब मैं इसमें जो मैंने बातचीत की है वो पुराने रिकॉर्ड के आधार पे की है, चाहे दशहरे मेले के अंदर पथराव हो, चाहे कांवड़ यात्रा के अंदर हो, तो उनके आधार पे बात हुई है सारी की सारी। बिल्कुल, मैं उसके ऊपर आता हूँ। शशि जैन हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, मैं उनसे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन मैं राखी राठौड़ आपसे पूछूंगा ये कि बात जहाँ से शुरू हुई है वो ये है कि प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है मुसलमानों के द्वारा हिंदू बाहुल्य इलाकों में और धीरे धीरे वहाँ अपना प्रभुत्व बढ़ाया जा रहा है। बेच कौन रहा है?
बिल्कुल हिंदू बेच रहे हैं, बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, और उसी का निवेदन जो है उन्होंने उन पोस्टर्स के माध्यम से अपने घर के बाहर किया है। देखिए क्या है, पोस्टर्स को हटाने का काम भी जो आज किया गया, मैं बताना चाहूंगी कि ऑर्डर 5 रूल 2020 के अंदर ये प्रोविजन है कि कोर्ट के सम्मन की सुनवाई नहीं होती तो भी कोर्ट जाकर के घरों के बाहर पे वो सम्मन जो है वो चस्पा कर देता है। आज इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, इन्होंने अपने घरों के बाहर अगर अपनी ज्ञापन को चस्पा किया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरी तरह से उल्लंघन है, और लोग अगर चाहते हैं सुरक्षा मांगना तो देने का फर्ज सरकार को करना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? स्वर्णिम जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। असुरक्षा महसूस होती है साहब, क्योंकि मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा मकान खरीद रहे हैं हमारे आसपास। यहाँ तक तो बात वेग भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पोस्टर हटाए जाने की बात पर राखी राठौड़ सवाल उठा रही हैं कि आप उनके पोस्टर हटाने के बजाय उनके मन में जो डर बैठ गया है उसको हटाने की कोशिश करिए ना। स्वर्णिम जी, देखिए जेपी जी, मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी और सारी चीजें जो सामने आई हैं। मालपुरा एक अपेक्षाकृत बहुत शांत कस्बा रहा करता था, जहाँ 1992 में पहली बार दंगे हुए, जो सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके बाद से दो संप्रदायों के बीच में दंगे या लड़ाई झगड़ा वैमनस्य ये बढ़ता गया। ये पूरा जो वाकया था ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान हुआ। 90 से लेकर 98 तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन था, और उस वक्त जितने अगर कोई पलायन हुआ तो उसी वक्त हुआ था, उसके बाद कोई पलायन नहीं हुआ। रही बात हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार के शासन के दौरान हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हमारे कहना चाहिए कानून व्यवस्था के कारण किसी को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राखी राठौड़ जी ने जो कई तरह के प्रश्न उठाए, तो मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के बड़े नेता ने वहां पे एक बार रैली निकाली थी, मुस्लिम नेता ही थे, इन्हीं की पार्टी के, जिसमें ISIS जिंदाबाद और इस तरह के भी नारे लगे थे। तब क्या कार्रवाई की थी उस नेता के खिलाफ या उन नारे लगाने वालों के खिलाफ? ये राखी राठौड़ जी जवाब देंगी। और इसके बाद अलावा बता दें, देखिए कानून व्यवस्था का प्रशासन का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखे। कानून व्यवस्था हम बनाए रखते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर या किसी को डरा धमका करके कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकता, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे पलायन की बात होती है या पलायन हुआ, तो सबसे बड़ा पलायन तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार चल रही थी 1991 में, वो कश्मीर में पलायन हुआ था इन्हीं की सरकार के दौरान। तो ये सब चीजें बेईमानी है। कश्मीर पे आप जाएंगे तो स्वर्णिम जी बहुत लंबी बहस हो जाएगी। एक मिनट जवाब सुन लीजिए, राखी राठौड़ बोलिए। स्वर्णिम जी अब सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। स्वर्णिम जी आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं, ये बताइए, आपने कुछ प्रश्न उठाए हैं तो मैं बात कर लूं। पोस्टर तो लगा रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का नाम लेकर के यदि कोई अगर शिकायत दर्ज हुई हो, ज्ञापन में किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के नाम हो जो सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगाड़ रहे हो या लोगों को घरों से पलायन करने पे मजबूर कर रहे हो, मैं जेपी जी आपको बता दूं, नाम ये बताएं, मैं यहीं से ये डिबेट। ठीक है स्वर्णिम जी, अब एक मिनट जवाब ले लीजिए राखी जी के पास, फिर मैं शशि जान के पास जाने की कोशिश करूंगा। स्वर्णिम जी अब सुनिए, 2016 के दंगों की आपने बात की, आपको मालूम है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको मालूम है कि जब आईसिस के समर्थन में वहां पर दंगा हुआ और वहां पर उस तरह के नारे लगे तो 26 लोगों के लिए केस दर्ज हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया। मैं पूछना चाहती हूँ 2019 के अंदर, एक मिनट सुनिए स्वर्णिम जी, एक बार सुनिए मेरी बात। एक्शन लिया किसने? एक कांग्रेसी पार्षद था जिसने कि उसको लीड किया था। आपकी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए आप स्वर्णिम जी। देखिए आप इस तरह से आपने राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब कर रखी है, उसको एक्सेप्ट करने की जगह आप ये कह रहे हैं कि उस समय ऐसा हुआ, उस समय हुआ। आप राजस्थान से बाहर जम्मू कश्मीर भी जा रहे हैं, लेकिन देखिए राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है, उसको सुधारने की जरूरत है। आज ज्ञापन देते हुए तीन दिन से महिलाएं सड़क पे बैठी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपका कोई भी आदमी जाकर उनसे मिलकर आया। शशि जैन, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? के पास गए। शशि जैन, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। क्यों डर लग रहा है आपको? किस बात का डर लग रहा है? इधर देखिए बोलना। सर डर इस बात का लग रहा है कि मालपुरा वैसे अति संवेदनशील है और 1950 से लेकर अब तक 2021 तक कितने घटनाक्रम हो चुके हैं कि 1952 में दंगा हुआ, सब लोगों की मृत्यु हुई हिंदुओं की। फिर 1992 में हुआ सर, तब हमारे यहाँ 23 मतलब बहुत जिनका मर्डर हुआ है, और उसके बाद सन 2000 में हुआ है, और उसके बाद सर ISI का 2016 में हुआ। फिर टावर यात्रा में नहीं तो आप इसका हल क्या देखते हैं? क्या सरकार ऐसा कानून बनाए कि लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए? एक धर्म के लोग, धर्म विशेष के लोग, मुसलमान वहाँ अगर ऊंचे दामों में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, ये कानून बने? क्या है रास्ता, क्या लगता है आपको? सर मेरा
मेरा जो आप इस चैनल के माध्यम से जो निवेदन करना है वो ये है कि जब किसी भी धार्मिक यात्राओं को और धार्मिक जो पदयात्री आते हैं और धार्मिक जुलूसों का रास्ता परिवर्तन हम राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर किसी और मार्ग से कर सकते हैं, जैसा मालपुरा में प्रशासन ने कुछ दिनों पूर्व किया है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का हनन नहीं है वो। राष्ट्रीय राजमार्ग से क्या हम किसी धार्मिक जुलूस को या धार्मिक पदयात्रा को प्रतिबंधित किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है, बात इतनी है धार्मिक यात्राओं तक की है। आपका जो रहवास है, रोजाना की जो आपकी रहनी सहनी है, उसको लेकर के भी आपकी आशंकाएं जिसकी आपने शिकायत की है? और खासतौर से 1992 से लेकर अब तक करीब 600 घरों का पलायन हो चुका है सर, मालपुरा से, उस एरिया से। तो हम अपने आप को, चूंकि अब बिल्कुल हमारे करीब अगर ये लोग आके बस जाएंगे तो आप सोचिएगा कि हमारे हालात कितने बुरे होंगे। हम आज इतनी पीड़ा में है सर कि हम अपने मतलब हमें शायद गत 25 दिनों से हम सो नहीं पाए होंगे। हमारे मोहल्ले वासी, हम सब लोग, हमारे परिवारजन, हमारे बूढ़े माँ बाप, मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास शायद कोई और चारा, अगर हमारा प्रशासन ने अगर हमारा सुनवाई नहीं की तो हमारा क्या होने वाला होगा सर। एक तरफ तो हमारा देश में सीएए के जरिए सर, एक तरफ तो स्वतंत्र भारत में सीएए के जरिए हम भारत के नागरिकों को दूसरे देश में भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और एक तरफ हम मालपुरा में हम अपने घर में स्वतंत्र भारत में जहाँ रहते हैं तो वहाँ हमें सुरक्षा नहीं प्रदान करी जा सकती है। देखिए, मैं आपकी बात को, आपकी पीड़ा को, आपके तर्क को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह सवाल ये भी उठता है कि देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर बहुसंख्य आबादी मुस्लिम है, ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जहां बहुसंख्य आबादी मुस्लिम है और उनके बीच में हिंदू रहते हैं या दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या वो अपनी सुरक्षा तब महसूस करेंगे जब उनके आसपास कोई दूसरे धर्म के लोग ना रहें? सर, हर जगह के हालात अलग अलग हो सकते हैं। मैं मालपुरा के हालात की बात कर रही हूँ, तो मालपुरा के हालात से मेरे ख्याल से बीबीसी तक और आप सब चैनल के लोग और पूरे हिंदुस्तान वासी बहुत अच्छे से चिर परिचित है कि मालपुरा के हालात क्या है और किस बदतर स्थिति में है, कितना अति संवेदनशील है, जहाँ पर आरएसी की जी आवाज आपकी बीच में डिस्टर्ब हो गई। असगर अली साहब, आप इस पर जो टिप्पणी करें वो करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए कि कहीं कहीं कभी ऐसा लगता नहीं कि मुस्लिम समाज को अपना आत्मनिरीक्षण इस लिहाज से भी करना चाहिए कि क्यों इस कदर अविश्वास भर गया है कि अगर हिंदू आबादी के आसपास मुस्लिम आबादी बसने लगती है, बढ़ने लगती है, तो लोग खतरा महसूस करने लग जाते हैं? सर, एक बात बताऊं, यहाँ जो मैंने सारी बातें सुनी उसमें बहुत ही विरोधाभास है। अभी शशि जैन जो बोल रही थी उसमें भी विरोधाभास है। 2016 से वो बात कर रही हैं और आगे तक ला रही हैं। मैम ने भी ऐसे ही कुछ कहा। अगर हम अभी देखें, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, ना तो मैं कोई कांग्रेस का व्यक्ति हूँ ना बीजेपी का व्यक्ति हूँ, पर्टिकुलर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, बात इधर उधर ना जाए। तो हम ये देखते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से वहाँ पर यानी मालपुरा या टोंक के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। दूसरा, मालपुरा की खूबसूरती की एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, वो ये कि राजस्थान में वाहिद अकेला कस्बा है ये जिसके अंदर ईद का जुलूस निकलता है और जगह जगह पर ईद के जुलूस का, खास करके ट्रक स्टैंड पर हिंदू समुदाय उसका वो करता है स्वागत। इसी तरह मैम ने कहा दशहरे को लेकर, दशहरा जुलूस का जगह जगह हताई के अंदर जो है कि मुस्लिम समाज उसका स्वागत करता है। और इस पर्टिकुलर मामले में बात करूं तो आपकी और मेरी और ये राठौड़ मैम की और दूसरे लोगों की बात से बेहतर बात होगी वहाँ जो प्रशासन संभाल रहे हैं, वहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने श्री कैलाश विश्नोई जी ने जो कहा, उनका ट्वीट आप देख सकते हैं कि कोई एक प्रकरण भी ऐसा नहीं है कि किसी की संपत्ति को ज़बरदस्ती खरीदा गया हो या बेचा गया हो। यहाँ जो बात हो रही है, जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, ये दरअसल तिवाड़ी की हवेली के पास माड़क चौक के अंदर एक मकान है जिसको कोई बालिया सोनी का ये मकान था। मैं आपको पर्टिकुलर बात बता रहा हूं ताकि मुद्दे पे बात हो। वो किसी शर्मा जी को उन्होंने बेच दिया। अब उन शर्मा जी ने अपने पैसों को बढ़ाने के लिए किसी वजह से किसी मुस्लिम को बेच दिया। ऐसा अक्सर होता है। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि एक तरफ उसी मुद्दे को लेकर राखी राठौड़ जी लड़ रही है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे को लेकर स्वर्णिम चतुर्वेदी उसका पक्ष ले रहे हैं। यहां मैं ये बता रहा हूं कि उसी कॉलोनी के अंदर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लाखेरी महल्ला आ जाता है जो पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जुलाहो का महल्ला आ जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सादात मोहल्ला आ जाता है। तो यहाँ ये जो एक कम्युनिटी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको थोड़ी सी तकलीफ हुई। पूरा हिंदू
समाज का मुद्दा नहीं है। वालिया सोनी ने पैसे की वजह से, और हम देखते हैं हमारे जयपुर के अंदर ऐसे कई मकान है, लोग आबादी से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं, बड़े मकानों में जाना चाहते हैं, या तो ये होता है कि वो उन मकानों को खंडर कर देते हैं या फिर उनको वो बेच देते हैं। बात में पूरी कर दूं, क्योंकि मैं मुद्दे पे बोल रहा हूं। उसके बाद आप ये देखिए, जिन हजरात ने जुलूस निकाला, जो लोगों ने निकाला, पुलिस वहां पर प्रशासन है, प्रशासन ने करीब 15 लोगों पर आईपीसी अपनी जो संविधान की धारा 143 लगाई, 181 लगाई, 269 लगाई, 270 लगाई, और लगभग 8-7 जनों के ऊपर दंगा भड़काने या उसके ऊपर 108 के अंदर जो है कार्रवाई की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरे एक सवाल का, हाँ कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था तो है ही, उस पर तो सवाल हम उठा ही नहीं रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं असगर अली साहब कि इतनी जीके तो किसी की अपडेटेड है नहीं एक एक कस्बे के बारे में। ये तो आपने एक पर्टिकुलर बात बताई स्पेसिफिक कि वहां ऐसा है, हो सकता है ऐसा हो। मेरा सवाल आपसे ये था कि छोटी से छोटी सांप्रदायिक रंग दिए जा सकने लायक घटना पर देवबंद से लेकर पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आ जाती है अगर बहुसंख्यक समाज घिर रहा हो कहीं तो। लेकिन इस तरह की घटना जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कितने लोगों ने इसके खिलाफ ट्वीट किया था मालपुरा में, मुझे बता दीजिए कितने लोगों ने इसके खिलाफ बयान दिए थे। दिक्कत यह है कि गलत को गलत बोलने में अल्पसंख्यक समाज हमेशा मना रहता है। तो उसके पक्ष में किसने जुलूस निकाला? और अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो मैं कहता हूं आपको कि समझदार आदमी को समझ में आती कि ये लोग गलत को गलत कहना जानते हैं, गलत को गलत करने की हिम्मत रखते हैं, तो गलत को गलत मानते भी होंगे, तो भरोसा जगता। इसीलिए किसी गलत का साथ किसी मुस्लिम ने दिया, किसी धार्मिक संस्थान ने दिया, किसी के उसके लिए लड़े नहीं, कोई लड़ा नहीं किसी के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप बात करते हैं कावड़ यात्रा की, कावड़ यात्रा में हजारों लोग थे जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम परिवारों ने उनकी जानें बचाएं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसी मालपुरा की मैं बात कर रहा हूं। अरे भाई उसमें मैं नहीं जाना चाहता, देखिए वो पुरानी घटना है, मैं उस घटना की समीक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल जरूर है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरा, कि इस देश में जब सुरक्षा के घेरे में कश्मीर में आतंकवादियों के बीच में अमरनाथ यात्रा हो सकती है, तब क्या इतना मुश्किल है छोटे मोटे कस्बों में इन छोटी यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का निकलना कि हम इनको या तो बंद कर दें या इनके रास्ते बदल दें? धार्मिक यात्राओं का मैटर ही नहीं है सर, ये मैटर ही नहीं। ये बात मैंने कावड़ यात्रा इसलिए नहीं बोली कि वो मुस्लिम समाज का भी कोई जुलूस हो सकता है। सुनिए आप एक मिनट, मेरा सवाल स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से, एक मिनट सुनिए। स्वर्णिम जी मेरा सवाल है कि क्या हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हम इतना बंदोबस्त करेंगे कि जो धार्मिक परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो, वो चलती रहें? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जेपी जी, जो परंपराएं चल रही हैं, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो या जैन समाज हो, उनकी परंपराओं को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और प्रशासन इंश्योर करता है कि शांति बनी रहे। इस मुद्दे पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कुछ लोग सक्रिय हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश कांग्रेस में, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने भी कोशिश की, हमने बिगड़ने नहीं दिया, चाहे मालपुरा का मामला हो चाहे किसी और जगह का मामला हो। लेकिन आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी एक फैमिली भी पलायन नहीं करेगी प्रशासन या फिर कहना चाहिए कानून व्यवस्था के कारण। बाकी अपने तरक्की के लिए कोई बाहर जाता है वो एक अलग बात है, और निश्चित रूप से राजस्थान में हमारी सरकार इंश्योर करेगी। इनकी पार्टी ये कहती है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के कहीं कोई ऐसी घटना होती है कि उससे आम आदमी भी झकझोर जाता है, अपने आप को झकझोरा हुआ महसूस करता है, उसमें आप कहते हैं कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा की गारंटी हमारी। यहाँ जब इतने सारे लोग निकलते हैं, वो किसी कंसर्न को लेकर निकलते हैं, तो उनको संतुष्ट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या, कम से कम सुरक्षा के मोर्चे पर? तो देखिए बिल्कुल जेपी जी, ये मोहल्ला जैन मोहल्ला है, इसमें ये बिल्कुल इनको कन्विंस किया जा रहा है, प्रशासन वहां पे साथ है, लगातार समझाया जा रहा है। हाँ, सारे लोग नहीं है जो चाहते हैं कि ऐसी जो कार्रवाई नहीं हो। और जब ये मांग की है तो मैं तो राखी राठौड़ जी से एक चीज पूछ लेता हूँ, सिर्फ राखी राठौड़ जी एक चीज बताते हैं कि क्या किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति को कोई कानून ऐसा है क्या कि आप अमुक व्यक्ति को रोक सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से? अगर ऐसा है तो ये जानकारी दें, जब प्रशासन सुरक्षा दे सकता है, और प्रशासन जो है सुरक्षा दे सकता है, शांति बनाए रख सकता है, कोई अगर शांति बिगाड़ेगा उसकी शांति भंग नहीं करने दी जाएगी। और राजस्थान में ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, शांति भंग करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये प्रक्रिया हम चलने नहीं देंगे, और जो भी व्यक्ति इसके पीछे होगा उसको रोकेंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे क्या कहना चाह रहे हैं स्वर्णिम जी? कौन नहीं सांप्रदायिक सवाल बनाने की कौन कोशिश कर रहे हैं? बोलिए राखी राठौड़, जवाब दीजिए। देखिए मैं सबसे पहले तो असगर अली जी की बात करूंगी, जिस तरह की बातें इन्होंने कही, उस गंगा जमुनी
तहजीब अगर हमारे देश में रही है हमेशा और रहनी चाहिए, अगर वो होती तो इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं होती। आप तो पूरी तरह से न्यूज़ 18 सर एक मिनट आप प्लीज मत बोलिए। एक मिनट सुनिए असगर अली साहब, सुनिए। मुझे भी आता है, बहुत तेज चिल्ला सकती हूं मैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए पहले। न्यूज़ 18 में आज दिन भर पूरी न्यूज़ सुनाइए, वहां की बच्चियों की बात सुनाइए, वहां के बच्चों की, वहां की महिलाओं की, सबकी बात सुनाइए। 3 मंदिर शिफ्ट हो गए। आप बताइए जेपी शर्मा जी, आपने कभी सुना है ऐसी बात कि मंदिर भी शिफ्ट करने पड़े? पुलिस लेगी ना। असगर अली जी एक मिनट बात सुनिए। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो आपने खयाली पुलाव बताया ना, वो चलिए अब समय हो गया। अवधेश शाकोदिया साहब एक मिनट राखिए, गलत बोल रहे हैं बिश्नोई जी ने कहा है अपेक्षाकृत शांत माने जाने में। सुनिए ना, अरे एक मिनट अब एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए। इस बहस से अलग मैं बात करना चाह रहा हूँ। अवधेश शाकोदिया जी, अरे सुनिए ना, आप सुनिए। अगर कानून नहीं है तो 2.5 साल का राखी राठौड़ मैडम सुनिए। बदनाम करना चाहते हैं। बदनाम करना है। आप पिछले 2.5 साल से बताएं क्या रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 2.5 साल से बताएं। ये टॉप और मालपुरा की खूबसूरती है कि गुजर बहु और मुस्लिम बहु ठीक। अब इस खूबसूरती से आगे की बात करते हैं हम। सुनिए, अब एक मिनट सुनिए ना प्लीज। अवधेश शाकोदिया जी, राजस्थान को अपेक्षाकृत शांत प्रदेश माना जाता है और राजस्थान में वो मुद्दे जो आमतौर पर दूसरे प्रदेशों में राजनीति के लिए बदनाम हैं, वो मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा हावी नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं सिलसिलेवार इस तरह की नहीं हो रही हैं क्या? और कुछ नेताओं के दौरे इस तरह के प्रदेश के नहीं हो रहे हैं क्या, कि ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति भी अब ट्रांसफॉर्म होगी आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, देखिए वैसे भी जेपी जी आप देखिए, राजस्थान जो है वो राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय और सजग प्रयोगशाला नहीं है बाकी देश के बाकी राज्यों से हम तुलना करेंगे, खासतौर पर यूपी और बिहार से। तो वहाँ जो होता है बहुत देरी से यहाँ पर शिफ्ट होता है। ये जो पूरी की पूरी घटना है, मेरे हिसाब से दोनों जो पक्षों के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, दोनों पक्षों की कह रहा हूँ मैं, किसी एक पक्ष की गलती इसमें नहीं है। दोनों को खाद पानी देने का काम काफ़ी समय से किया जा रहा है। एक पक्ष को तो बहुत टाइम से किया जा रहा है और मेरे हिसाब से उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कोई भी जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो वहाँ लगातार इस तरह की जब घटनाएं होंगी, दूसरी पक्ष की तरफ से भी या दूसरी जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है उसकी तरफ से भी उसको काउंटर किया जाएगा। यहाँ पूरी की पूरी जो घटना है उसके बारे में समझना जरूरी है कि क्या वो कानून व्यवस्था की समस्या है, या वो एक सामाजिक समस्या है, या वो एक राजनीतिक समस्या है, और या फिर ये सब है, या ये सब इसका इलाज होना चाहिए। तो जब तक हम उसके रूट में नहीं जाएंगे, ये प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से है, जब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। शशि जैन काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही है, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, समय खत्म हो रहा है, आप बहुत संक्षेप में बोलिएगा अपनी बात। बार-बार कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक तनाव वाली, ऐसा हम तो बिल्कुल जियो और जीने दो के सिद्धांत पे और अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं किया है सर। और दूसरी बात, हमारी पीड़ा तो समझे सर। आपको अगर ऐसा लगता है, आप हमारा दर्द महसूस करें सर, कि हम आज कितने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं, तो आप यहाँ आके रहिए सर। और फिर दूसरी पीड़ा आप देखिए सर, मेरा ये निवेदन है कि सर हम अपनी पीड़ा किसको बताएं? अगर हम अपनी पीड़ा बताने के लिए प्रशासन के पास जाते हैं तो उल्टा वो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं। मतलब हमारी पीड़ा को सुलझाने के बजाय, हमारा दर्द कम करने के बजाय हमारे खिलाफ मुकदमे बनाते हैं या हमें दबाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए सर, एक जिम्मेदाराना जो वर्क होना चाहिए प्रशासन का, कि हमें सुरक्षा महसूस कराएं, हमें किसी तरह से दिलासा दे, वो करने की बजाय वो उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमेबाजी बना रहे और लगातार इस तरह की मैसेजिंग प्रशासन के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात पहुंची है लोगों के पास, प्रशासन के पास, बाकी लोगों के पास भी। और अवधेश जी, मुझे आपकी बात में इस पूरी बहस का सार नजर आता है कि यह समस्या केवल एक कोने से शुरू हुई समस्या नहीं है, और केवल एक कस्बे की समस्या भी शायद ये ना हो। इस तरह का माहौल जो बना हुआ है वो कमोबेश हर जगह पर मौजूद है, और उसका हल केवल सरकार से निकले ये मुश्किल नज़र आता है, समाज से निकले इसकी संभावना कहीं ज़्यादा नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।